FCNR क्या होता है? दिस इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, यानी कि जो एनआरआई पर्सन होते हैं, एनआरआई पर्सन होते हैं। अब एनआरआई पर्सन इंडिया में आया, इंडिया में आकर के इसने चाहे एनआरओ अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट ओपन कराया, या चाहे इसने एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट ओपन कराया। अरे दोनों केसेस में हुआ तो रुपी में ही ना अकाउंट ओपन। जब अकाउंट रुपी में ओपन होगा तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। आप यूएसडी में पैसा लेके आए थे, अब उसको पहले रुपी में कन्वर्ट करो, बाहर जाना फिर उसको यूएसडी में कन्वर्ट करो, एक्सचेंज रेट रिस्क पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? एक्सचेंज रिस्क यहां पर इंपोज हो जाएगा। तो एनआरआई पर्सन बाहर जाता है, भाई कहता है मैं मेरे को पैसा अपनी करेंसी में रखना है, यूएसडी में ही रखना है, या मुझे जापानीज येन में रखना है, या मुझे कैनेडियन डॉलर में रखना है, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रखना है, जीबीपी में रखना है, यूरो में रखना है, इसी तरह से रखना है, यानी कि जो भी कन्वर्टेबल करेंसी है सिर्फ उसी में पैसा मुझे रखना है। तो उस केस में जो एनआरआई पर्सन है उसको एक फैसिलिटी दे दी, क्या कि आप एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर लो, एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो एफसीएनआर अकाउंट ओपन होता है ना, ये कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ओपन हो सकता है, यानी कि जो 6 करेंसीज मैंने आपको बताई ना उनमें ओपन हो सकता है। ठीक है जी। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी कौन कौन सी है? एक तो यूएसडी हो गया, फिर हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, फिर कैनेडियन डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड हो गया, यूरो हो गया, और जापानीज येन हो गया, जेपीवाई। इनमें ओपन हो गया, इनमें ओपन हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है? काइंडली डू कंफर्म, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दो कि यार ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। ठीक है जी। फर्दर उसके बाद एक पॉइंट यहां पर समझने वाला है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड कि ये अकाउंट ओपन हो गया। अब ये जो अकाउंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट जो होते हैं वो ओपन होते हैं आपके पास किस फॉर्म में? वो आपके पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द, आपके पास करंट अकाउंट की फॉर्म में हो सकते हैं, आपके पास सेविंग फंड अकाउंट की फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो ये वाले अकाउंट आपके पास होते हैं, जो एफसीएनआर बैंक अकाउंट आपके पास ओपन होता है, दिस इज एक्चुअली ओपन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अकाउंट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ टर्म अकाउंट की फॉर्म में, फिक्स्ड एफडीआर की फॉर्म में यहां पर ये अकाउंट ओपन होता है, नॉट इन एनी अदर फॉर्म। टर्म डिपॉजिट के अकाउंट में होता है, इवन रेकरिंग डिपॉजिट फॉर्म में भी ये अकाउंट ओपन नहीं होता है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म द ऑडियो वीडियो क्वालिटी। बाकी सब भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। बाकी सब भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को एक बार कंफर्म कर दें इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फ्रॉम आवर एंड। काइंडली बाकी सब भी कंफर्म कर दें। ठीक है जी, ये चीज होगी। और इस टर्म डिपॉजिट का जो मिनिमम ड्यूरेशन रहती है, कम से कम ड्यूरेशन रहती है, वो रहती है 1 साल की। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 5 साल की। तो ये बेसिक है किसके? एफसीएनआर अकाउंट के। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पर एंड फर्दर लेट्स आंसर दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 over here it says Mr. Shyam Singh, who is non-resident Indian, deposits a traveler check amounting USD 8,000. He wants to retain the amount in USD only. Which of the following is correct in this regard? तो कौन सा यहां पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा? एफसीएनआर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, तो मैंने आपको बताया एफसीएनआर तो होता ही सिर्फ टर्म डिपॉजिट फॉर्म में, तो ये तो करेक्ट नहीं है। डायमंड डॉलर अकाउंट तो सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन के लिए है जो एक्सपोर्टर्स हैं, डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्टडीड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जेम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये भी सही नहीं है। और एफसीएनआर जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, तो करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तो टर्म डिपॉजिट एफसीआर ओपन होगा तभी ये काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर द एफसीआर बैंक अकाउंट। तो एफसीआर बैंक अकाउंट के केस में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके बारे में बताना है। एफसीआर बैंक कैन बी ओपन इन टर्म फॉर्म ओनली। ये टर्म फॉर्म में ओपन होता है फ्रॉम 1 year to 5 year, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि एक्सचेंज रिस्क इज प्रेजेंट। एक्सचेंज रिस्क प्रेजेंट होता है, द मैच्योरिटी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन डिनोमिनेशन। इसमें क्या एक्सचेंज रिस्क अवेलेबल होता है? एक्सचेंज रिस्क इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में तो मेंटेन करते हो बैलेंसेस को, तो ये तो गलत हो गया। एक्सचेंज रिस्क तो प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट शैल बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्यूमुलेटिव ऑन हाफ ईयरली बेसिस इंटरवल। ठीक है, तो ये कहता है कि जो इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट के ऊपर, जो भी आप पैसा जमा करवाते हो एफसीआर अकाउंट के केस में, उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कहता है आपको मिलेगा कौन से बेसिस? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। देखो जो इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है ना, ये क्वार्टरली बेसिस पर नहीं पे होता,
दिस इज एक्चुअली पेड ऑन ईयरली बेसिस, यानी कि 360 डेज के बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे होता है, 360 डेज के बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है। एंड ये क्यूमुलेटिव होता है हाफ ईयरली इंटरवल्स के बेस पर, यानी कि 180 डेज के बेस के ऊपर ये क्यूमुलेटिव होता है। हर 180 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, लेकिन आपको पे होगा आफ्टर 360 डेज। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी सेज अकाउंट कैन आल्सो बी ऑपरेटेड बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। क्या ये पावर ऑफ अटर्नी से अकाउंट ऑपरेट होता है? नहीं होता, क्योंकि देखो लोकल विड्रॉल्स तो यहां पर ऐसे होंगे नहीं, लोकल विड्रॉल्स तो ऐसा होंगे नहीं यहाँ पर, तो पावर ऑफ अटर्नी ऑपरेशंस यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि लोकल विड्रॉल्स है ही नहीं है। एनआरई अकाउंट के केस में थे, एनआरओ के केस में थे, यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो ये भी अलाउड नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है दैट इज मेंशन टू बी करेक्ट। ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट सेज if the FCNR account opened by Mr. Shyam was for initial maturity after 4 years, यानी कि पहले जब मिस्टर श्याम ने अकाउंट ओपन किया था, इन्होंने कहा था कि 4 साल के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ही वांटेड टू विड्रॉ द अमाउंट जस्ट आफ्टर 9 months, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के बाद उनको पैसे बाहर निकालने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्ट रहेगी? Premature withdrawal is not allowed before a period of 1 year. If premature withdrawal is done before 1 year, then interest for half of the rate of the interest for 1 year will be paid. If the premature withdrawal is done, then swap cost is to be paid. No interest is payable if the deposit is withdrawn before 1 year. Which of the following is the right answer? तो क्या सही आंसर रहने वाला है इस रिगार्ड में? देखो एफसीएनआर के केस में सिंपल सी बात है, मिनिमम पीरियड जो है 1 साल का है, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 5 साल का है। अगर आप 1 साल से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो, अगर आप 1 साल से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हो, उसके केस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता, नो इंटरेस्ट इज पेबल। और यहां पर मिस्टर शाम ने क्या किया, इन्होंने यहां पर 9 महीने के बाद कर लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, पैसा बाहर निकाल लिया, तो यहां पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड। ये तो चीज करेक्ट होगी है। और अगर कोई पर्सन जो है वो विड्रॉ करता है 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर अगर कोई पर्सन विड्रॉ करता है, उस केस में इंटरेस्ट विल बी पेड, यानी कि जो भी रेट अवेलेबल था ऑन द डेट ऑफ द डिपॉजिट वो करेगा, लेकिन जो भी पेनल्टी कॉस्ट होगी, स्वैप कॉस्ट होगी, वो पे करनी पड़ेगी, वो यहां पर पे करनी पड़ेगी, वो उसके ऊपर लगाई जा सकती है, वो डिडक्ट कर ली जाएगी, एंड बाकी का जो बचेगा अमाउंट वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर। लेकिन इन केस अगर यहां पर ये टाइम पीरियड 9 की जगह पर 19 मंथ्स होता, तो उसके केस में क्या होता, इंटरेस्ट वाला पार्ट आंसर नहीं आना था, ऑप्शन सी आंसर आना था। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कौन सी ऑप्शन सही से मैच नहीं है उसके बारे में बताना है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड इन एफसीआईआर बैंक अकाउंट इज टैक्स फ्री, यानी कि जो कोई भी आप अर्निंग करते हो, देखो क्योंकि बाहर से पैसा है, अब यूएसडी कोई घर से तो लेकर नहीं आएगा, तो यूएसडी सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे तो वो भी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, कोई भी टैक्स नहीं उड़ेगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने कहा फॉल्स है, तो ये गलत होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट इज फ्रीली रिपेट्रेबल। देखो प्रिंसिपल तो आपका बाहर का था, इंटरेस्ट भी आपने वहीं के ऊपर अर्न किया, जैसे एनआरए के केस में वो टोटली आपका रिपेट्रेबल है, ये भी यहाँ पर रिपेट्रेबल है, तो ये वाला हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, एंड फर्दर जो पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शन सी इट सेज इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबोर, यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स किया जाता है, या स्वैप रेट के बेस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स किया जाता है। देखो यहां पर फिक्स तो उसी हिसाब से किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप देखते हो लाइबोर को देखते हो, या तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट देखते हो, या फिर आप देखते हो स्वैप रेट को, या फिर देखते हो स्वैप रेट को। और इन केस अगर मैच्योरिटी जो है, इन केस अगर आपकी जो मैच्योरिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर बट अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स है, ठीक है, यानी कि लेसर देन 3 इयर्स है, तो प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स आप यहां पर जो इंटरेस्ट होता है वो यहां पर देते हो, पे करते हो, राइट। बट इन केस अगर आपकी मैच्योरिटी जो है वो ग्रेटर देन 3 इयर्स और ग्रेटर देन 3 इयर्स है, ग्रेटर देन 3 इयर्स और इक्वल टू 3 इयर्स है, उसके केस में आपको लाइबोर प्लस 300 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्ट व्हेन इट इज पेड ओवर देयर। ठीक है, तो यहां पर बेसिक सा फंडा है, अगर तो मैच्योरिटी 1 से 3 साल से कम तक है, फिर तो लाइबोर प्लस स्वैप जो भी आपके पास रेट है प्लस 200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इन केस अगर मैच्योरिटी आपकी 1 से 3 साल 3 साल से ज्यादा की है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा की है, तो उस केस में आपको लाइबोर प्लस
300 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर मिलता है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। तो ऑप्शन जो यहां पर सी है वो भी क्या हो गया, वो यहां पर गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने बेसिक बताया नहीं कि ये कौन से बेसिस के ऊपर है, ये थर्ड के ऊपर है, किसके ऊपर है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ए एंड सी बोथ आर द आंसर्स, बिकॉज हमने ये आंसर बताना था कि कौन से मैच्ड नहीं है करेक्टली। इन्होंने उसको फॉल्स बोल दिया, वो भी गलत थी, एंड ये वाली स्टेटमेंट को ट्रू बोल दिया, ये भी गलत थी। तो यहां पर ए एंड सी जो रहेगा दैट विल बी द आंसर ओवर हियर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोन अगेंस्ट द एफसीएनआर डिपॉजिट कैन बी अलाउड। तो एफसीएनआर डिपॉजिट के अगेंस्ट जो लोन है वो अलाउ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड करेक्टली। तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज मेंशन्ड है करेक्टली, उसके बारे में बताना है। लोन अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹1 crore। लोन अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹10 crore। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी अपर लिमिट। लोन प्रोसीड्स फ्रॉम एफसीएनआर अकाउंट शैल बी डिस्पर्स्ड टू एनआरई अकाउंट ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। तो क्या आंसर रहने वाला है इस रिगार्ड में? देखो, एफसीआर बैलेंस के अगेंस्ट जो लोन है वो अलाउड होता है, एनआरई अकाउंट के बैलेंसेस के अगेंस्ट जो लोन है वो अलाउड होता है। पहले इसमें जो लिमिट थी वो 1 करोड़ के अमाउंट की थी, लेकिन अब कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो ये वाली ऑप्शन गलत होगी, ये वाली ऑप्शन गलत होगी, ये वाली ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ओवर देयर। एंड ये जो बैलेंसेस आपके जाएंगे, ये जो बैलेंसेस आपके होंगे, ये आपके कौन से अकाउंट में जाएंगे? दीज विल गो, द प्रोसीड्स विल गो टू एनआरओ अकाउंट। ये एनआरओ अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है, एनआरई अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। हाँ, एनआरई अकाउंट से आप पैसा भर सकते हो वापस, अगर रीपे करना है तो एनआरई अकाउंट से जो पैसा होगा वो रीपे कर सकते हैं लोन का, लेकिन उसमें जाएगा नहीं, यानी कि डिसबर्समेंट जो होगी वो एनआरओ अकाउंट में होती है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी।